जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था 2011 में 2011 में जो वादे किए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के, तो वो सब खोखले वादे थे। एंड मुझे उनकी बेईमानी तभी समझ आ गई थी, सो आई लेफ्ट देम। नहीं तो ये तो जेल में जाने से पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए था। 6 महीने जेल में रहे। केजरीवाल न केवल भ्रष्ट हैं, वो निकम्मे, इनसिंसियर है, इनकॉम्पिटेंट, असक्षम। तभी तो दिल्ली की बदहाली हुई है। समता मूलक समाज जो बनाना चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर, वो अभी भी काफी डिस्टेंट है। हमने ये घोषणा की है कि दिल्ली में पहला दलित मुख्यमंत्री बनने का गोल्डन चांस भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से जनता को मिला, एवं शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो भी बजट एलोकेशन मिलेगी उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ दलित समाज के लोक कल्याण के लिए खर्च करेंगे। जहाँ भी थियोक्रेसीज हैं, धर्म के नाम पे चलने वाले देश हैं, वो सब फेल्ड नेशंस हैं, फेल्ड नेशंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन देश की राजधानी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सोचिए जिस तरीके से तमाम मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इसके अलावा भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो मैदान में चुनावी संघर्ष में अपना भागीदारी लेती हैं। मेरे साथ हैं भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा। उन्हीं से जानेंगे कि तमाम चीज़ें जो जिस तरीके की चल रही हैं, एक तरफ सोशल जस्टिस, एक तरफ बीजेपी जो है वो धर्म के मुद्दे पर लगातार जनता के बीच में उनको गुमराह करने की कोशिश करती है, और ऐसे में उनकी पार्टी जो है मैदान में उतरना चाहती है। क्या ज़रूरत पड़ गई तीसरी पार्टी को भी देश की राजधानी में आने की? सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि भारतीय लिबरल पार्टी जो है, आपने ये क्यों डिसाइड किया कि आपको एक पार्टी बनानी चाहिए और पार्टी बनाकर आपको मैदान में उतरना चाहिए, इसके बावजूद तमाम पार्टियां हैं? अच्छा क्वेश्चन है निधि जी। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा है। मैं पिछले 22 सालों से यूएसए के शिकागो सिटी में एज ए मेडिकल डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था 2011 में 2011 में, तो मेरे जैसे एक व्यक्ति को भी लगा कि चलो अपने देश में, यानी कि अपने भारत देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। तो एंटी करप्शन बिल की उस वक्त डिमांड थी, जन लोकपाल बिल। तो मैं उस वक्त वापस अपने देश में आया, एवं अगले 3-4 साल मैंने अन्ना आंदोलन प्लस उसके बाद जो पार्टी बनी उसमें शामिल होकर मैंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की। लेकिन हमें जल्दी ही समझ आ गया कि इन लोगों की मंशा वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन की है नहीं। जो वादे किए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के, तो वो सब खोखले वादे थे। एंड मुझे उनकी बेईमानी तभी समझ आ गई थी, सो आई लेफ्ट देम। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेरे पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता था कि सोशल जस्टिस पे अच्छा काम किया जाना चाहिए अपने देश में। एंड क्योंकि वहाँ भी मैं देखता था, यूएसए में अभी भी देखता हूँ कि किस प्रकार से रेसिज्म, नस्लवाद अभी भी अपना एक प्रकार से काफ़ी वहाँ पे बड़ा मुद्दा है। प्लस अपने देश में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, समता मूलक समाज जो बनाना चाहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर, वो अभी भी काफ़ी डिस्टेंट है, वो ड्रीम या विज़न। एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये भी एक कचोटता था मन ही मन की। अच्छा तो कुछ हुआ नहीं अपने देश में, भ्रष्टाचार अभी भी मुंह फाड़े खड़ा है। तो ये सोच के 2024 में, यानी कि इसी साल की बिगिनिंग में, मैं अपना कैरियर वहाँ से यूएसए से छोड़ के आया, एवं हमने भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से देश बदलने की ठानी हुई है। दिल्ली विधानसभा अपना फोकस है। दिल्ली विधानसभा आगे अगले 5 महीने में हो जाएंगे, यानी कि फरवरी 2025 में। हमने पहली कंडीशन से में ये रखी है, पहली जो एक वादा जनता को ये किया है कि दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं, वुमेन सिक्योरिटी देख लीजिए, आप गार्बेज का मुद्दा देख लीजिए, पॉल्यूशन का मुद्दा देख लीजिए, यमुना रिवर का मुद्दा देखिए, स्कूलों की हालत जो है, अस्पतालों की हालत, ये जो भी आपको सिविक एम्यूनिटीज़ जो अपने दिल्ली में बदहाली हुई पड़ी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी भी एक रूट कॉज है, उसके पीछे मुख्य कारण है। यद्यपि पॉलिटिकल पार्टियां, जैसा आपने कहा, वो हमें चाहती है जनता को कि जाति और धर्म के नाम पे लड़ाएं, ताकि विकास के मुद्दे को साइड पे रखा जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एंटी करप्शन कमीशन बना के दिल्ली में पहली घोषणा भारतीय लिबरल पार्टी की ये होगी सत्ता में आते कि हम एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे, एवं उस कमीशन के माध्यम से पूरे सेंट्रलाइज्ड वे में पूरा फोकस रखते हुए जनता के मुद्दे जो हैं नॉन परफॉर्मेंस के, यानी कि जो काम काज नहीं होते उनके, सड़कें ठीक ढंग से नहीं बनती, पुल टूट जाते हैं, जल जमाव का मुद्दा,
इन सबको बड़ी तीव्रता के साथ, तन्मयता के साथ उसको हैंडल करेंगे एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएंगे। जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की कि भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं आप भारत को। वो तो बीजेपी भी लगातार अपने मैनिफेस्टो में बोलती आई है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। और आप देखेंगे जिस पार्टी पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ईमानदार वाली पार्टी, जैसा सोचकर आपने पार्टी ज्वाइन की थी वैसी नहीं निकली। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते सीएम पद से, जेल नहीं जाते, ईमानदार हैं, तभी वो जनता के लिए अपना मुख्यमंत्री पद तक छोड़ दिया उन्होंने छोड़ा नहीं है। निधि जी ध्यान दीजिए, जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्ट्रिक्चर्स लगाए जब इनको अब बेल मिली कुछ दिन पहले, जी तो इस किस्म की पाबंदियां इस भ्रष्ट व्यक्ति पे लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके गले में वो फंदा पड़ गया। नहीं तो ये तो जेल में जाने से पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए था। 6 महीने जेल में रहे। केजरीवाल न केवल भ्रष्ट हैं, वो निकम्मे, एंड आई मीन इट, निकम्मे हैं, इनसिंसियर है, इनकॉम्पिटेंट, असक्षम। तभी तो दिल्ली की बदहाली हुई है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में जीरो गवर्नेंस हुई है। आप खुद जाइए, आप तो दिल्ली में रहती हैं, आप देखती हैं यहाँ पे किस प्रकार की नाकामी है। जनता त्रस्त है यहाँ पे, नेता मस्त, जनता त्रस्त। जितनी भी समस्याएं हैं दिल्ली की, उसके पीछे न केवल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट फुली ब्लेम की जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के बीच में जो भिड़ंत है, लगातार कोलाहल, क्यास, अनाप शनाप, अनर्गल आरोप लगाने में ये लोग दोनों पार्टियां व्यस्त हैं, और इसकी वजह से उसका जो भुगतान है वो जनता भुगत रही है उसका। आपने एक और बात की सोशल जस्टिस की, कि सोशल जस्टिस के आधार पे आप पार्टी में भागीदारी देना चाहते हैं। कैसे होगा? वो तो बीजेपी भी कर रही है। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तमाम कैटेगरी के लोगों को अब राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है। कैसे फाइट करेंगे? आपके पास क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा कि आप इन दो पार्टियों से अलग होकर लाइन खींचेंगे? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो है कि हम सोशल जस्टिस के मामले में पूरी निष्ठा, आस्था एवं ईमानदारी के साथ आए हैं। जी मैंने खुद घोषणा की है कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी भी जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो अपना भारतीय लिबरल पार्टी का मुख्य ऑफिस है, जी ये करोल बाग में है। एंड आप जानते हैं कि करोल बाग, विच इज़ नंबर 23 असेंबली सीट, ये रिजर्व्ड सीट है। मैं यहाँ से स्वयं चुनाव लड़ना भी चाहूँ तो भी नहीं लड़ सकता। मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा ताकि हम अपनी विज़न को फुली इम्प्लीमेंट कर सकें, सोशल जस्टिस की और एंटी करप्शन प्लैंक को। हमने ये घोषणा की है कि दिल्ली में पहला दलित मुख्यमंत्री बनने का गोल्डन चांस भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से जनता को मिल चुका है, ताकि वो फरवरी में अपने इस सपने को साकार कर सकें। न केवल ये एक सिंबलिज्म नहीं है कि दिल्ली में आपने दलित मुख्यमंत्री बना दिया। दलित मुख्यमंत्री बनेगा व्यक्ति, जो भी बनेगा, महिला या पुरुष, वो न केवल सक्षम होंगी या होंगे, उनको नीतिगत एक अच्छा उनके पास एक्सपर्टीज होगा। ऐसे व्यक्ति को दलित मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा जाएगा एवं शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो भी शिद्दत के साथ, जो अनुपात में बजट एलोकेशन मिलेगी, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ दलित समाज के लोक कल्याण के लिए खर्च करेंगे। प्रत्येक दलित महिला जो कि मुखिया होगी अपने हाउस होल्ड की, उसको 1000 रुपीज़ कम से कम उसको प्रति माह मिलेगा, ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य संभाल सके एवं घर का कामकाज संभाल सके। दलित इनइक्वालिटी जो है अपने समाज में, अपने दिल्ली में खासकर, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हमने भागीदारी मॉडल के तहत न केवल दलित मुख्यमंत्री की बात की है, डिप्टी सीएम 2 होंगे, एक ओबीसी समाज से एवं एक पसमानदा मुस्लिम समाज से, क्योंकि अपने को जो समता मूलक समाज जो बनाने की जो सबकी निष्ठा और चेष्टा है, उसमें तभी हो पाएगा जब आप एक दलित मुख्यमंत्री, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री सीट पे बिठाएंगे। उसके अलावा ये नहीं कि हमको कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना हमने को यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, एक ग्लोबल एक्सपीरियंस और मेरी जो एक फिलोसॉफिकल आउटलुक है, मैं ये मानता हूँ कि कास्ट के नाम पे जो इक्वालिटी और डिविजन्स हमने क्रिएट की हुई हैं, कि कोई वर्ग अपने आप को कहता है कि मैं अपर कास्ट हूँ। भाई, आप अपने आप को अपर कास्ट कैसे कहेंगे? अपने आप को सेल्फ लेवल लगा दे कि मैं तो ताज पहन के बैठूंगा, और एक वर्ग है जिसको हम मानेंगे नहीं, उनको हमने दलित समाज बोल दिया। ये गलत है। अपने देश में जब तक जाति प्रथा को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मेजर, देखिए सोशल सामाजिक एफर्ट्स तो हमेशा से किए गए, लेकिन जब तक पॉलिटिकली इस मुद्दे को हैंडल नहीं किया जाएगा जाति प्रथा मिटाने के लिए,
तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक मैं मानता हूँ कि प्रोग्रेसिव नेशन जो अपने देश को हम बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। उसके अलावा लेकिन फिलहाल जैसा सिनेरियो है अपने देश में, जाति जनगणना भी होनी चाहिए, कास्ट सेंसस बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि किस वर्ग के पास कितनी सहूलियतें हैं, उस वर्ग को कितना लाभ मिलता है अपने देश के बजट का, एवं उसको रिसोर्सेज एलोकेशन कितना मिलता है, ताकि हम उस दिशा में उन गैप्स को एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकें। जी, आपने दलित सीएम की बात की और आपने एक शब्द बोला पसमानदा मुस्लिम, तो आपको क्या लगता है आज़ादी के 78 साल बाद क्या पसमानदा मुस्लिम अभी भी हक अधिकारों से वंचित है? पसमानदा मुस्लिम समाज की वही हालत है। वैसे तो देखिए इस्लाम में आइडियली स्पीकिंग इस्लाम ये कहता है कि यहाँ पे जाति या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे मुसलमानों में भी वही कास्ट इक्वेशन और कास्ट डिविजन्स अभी भी उतनी कायम है। तो जो पिछड़ा मुस्लिम है, जो कि दलितों के समान ही पिछड़ा हुआ है, वंचित भी है, शोषित भी है, और उनको डिस्क्रिमिनेशन भी उनके खिलाफ की जाती है, तो हम ये मानते हैं कि उनके साथ भी खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने देश के वासी हैं। इनफैक्ट पसमानदा मुस्लिम समाज ये कहता है निधि जी कि हम वास्तव में मूल भारतीय हैं, क्योंकि जो उच्च वर्ग था वो तो पाकिस्तान चला गया। तो उस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए इस विषय में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। भारतीय लिबरल पार्टी इस सामाजिक मुहिम को, पसमानदा मुस्लिम की जो लड़ाई है उसको पॉलिटिकली आगे बढ़ा के एक डिप्टी सीएम मुस्लिम वर्ग से खासकर पसमानदा समाज से बनाएगी, ताकि हम एक इस विषय को ज्वलंत कर सकें, मुद्दे को ऊपर बढ़ा सकें। हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? आप एक तरफ भागीदारी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्चस्व आप चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, विकसित भारत की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कैसे फाइट कर पाएंगे? क्योंकि आपकी ये खबरें, मुझे लगता है बहुत कम समय रह गया है, टीवी अखबार आपके पास नहीं है जहाँ पर चैनल्स उनका दिन रात बैठकर डिबेट शो दिखाते हैं, आप कैसे फाइट कर पाएंगे उन तमाम चीज़? बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आज पूरा जो मीडिया है वो कमर्शियलाइज हो चुका है, बिक चुका है जी। और वो वही जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, सोल्ड मीडिया, तो वो उन्हीं तोते की जो लाइन है उसको लिखवा ली जाती है, तोते की तरह उस पर रटता रहता है। लड़ाई डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम किया जाता है। लगभग 250 साल पुराना दुनिया में लोकतंत्र 250 साल पुराना है। उससे पहले किंगडम्स, रॉयल्टी एंड बादशाही चलती थी। यदि आप आज के वर्तमान युग में दुनिया में देखें तो जहाँ भी थियोक्रेसीज हैं, धर्म के नाम पे चलने वाले देश हैं, वो सब फील्ड नेशंस हैं, फील्ड नेशंस। और अपने देश में सौभाग्यवश एक अच्छा डिसीजन लिया गया कि जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कोई गलती न करते हुए क्लियर कट बोला गया कि सेकुलर कंट्री है जहाँ पे सभी नागरिकों को इक्वल अधिकार मिलेंगे। और ये अच्छा स्टेप लिया गया। मैन एंड वुमेन मोर देन 21 ईयर्स को सबको फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का राइट्स दिए गए। बहुत अच्छे डिसीजन थे, और 77 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बेस्ट ऑफ द डिसीजंस थे। अपने देश को वास्तव में एक कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनाना, प्रोग्रेसिव नेशन जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एंड स्पीच हो, तो आपको सेकुलर ईथोस में विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी सीख लेना चाहिए कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जब लड़ाएंगे आप, तो अपना देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा उस लेवल पे जिस लेवल पे आप चाहते हैं। क्योंकि अपने देश के लोग तो उद्यमी हैं, मेहनती हैं। सोशल फैब्रिक में बुनियादी हमारे यहाँ भी मुद्दे हैं, दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कहता अपने समाज में सब कुछ ठीक है, इश्यूज हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, लेकिन तब भी भारतीय समाज एक श्रद्धा रखता है, उद्यमी है, मेहनती है, अच्छी वैल्यू सिस्टम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना निरंतर कोरी कल्पना है, ब्लेटेंटली एक रॉन्ग नोशन है। इस देश में सेकुलर ईथोस, सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी को इक्वल यहाँ पे जीने का एंड बैठने का अधिकार है अपने देश में। देश की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाली है, दिल्ली की आवाम आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारतीय लिबरल पार्टी का ये पहला विधानसभा चुनाव है जी। हम क्योंकि अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं जी। हमने उसी अन्ना का जो एक मिशन इनकम्प्लीट रह गया, अन्ना का सपना अधूरा, भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा जी। एवं भारतीय लिबरल पार्टी द ओनली पार्टी इन द नेशन, अपने देश में केवल एकमात्र पार्टी जो लिबरल ईथोस के साथ, जो प्रोग्रेसिव नोशंस के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कामयाबी चाहिए, उस पार्टी को, उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। लोग तन मन धन से मदद करें। हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जुनून हाईएस्ट लेवल का है। तो दिल्ली में सब लोग मिलके हम सक्सेस कायम करें एवं देश में, पूरे देश में आवाज़ उठेगी
एंटी करप्शन प्लैंक की एवं सोशल जस्टिस की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू निधि। तो ये थे भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और विधानसभा चुनाव आने वाला है, नेता वही चुनिए जो आपके लिए रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, अस्पताल जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचता हो। भ्रष्टाचार भारत मुक्त बनाने वाले तमाम नेता आए, तमाम नेता चले जाएंगे, लेकिन आपको धरातल पर देखना होगा आपके संवैधानिक मूल्यों की कौन रक्षा कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।